नमस्कार। चलिए भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जब दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक यानी मुगल सल्तनत धीरे धीरे बिखर रही थी। और इस खालीपन को भरने के लिए समंदर के रास्ते कुछ व्यापारी आए, लेकिन वो अपने साथ सिर्फ मसाले और कपड़े नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तकदीर लेकर आए थे। ये कहानी है कि कैसे व्यापारियों की एक कंपनी शासक बन गई और कैसे भारत हमेशा के लिए बदल गया। तो सवाल ये है कि आखिर भारत के लिए ये समुद्री दौड़ इतनी बेताब क्यों थी? वजह थी दौलत, खास तौर पर मसालों की दौलत। सदियों से ये सब जमीन के रास्ते यूरोप पहुंचता था, लेकिन 1453 में जब ऑटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया तो ये रास्ता एक तरह से बंद हो गया। यूरोप के लिए ये एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट था। उन्हें भारत पहुंचने का एक नया समुद्री रास्ता चाहिए ही था, और ये जरूरत अब एक जुनून बन चुकी थी। और वो रास्ता आखिरकार खोज निकाला पुर्तगालियों ने। साल था 1498, जब वास्को डी गामा अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर भारत के तट पर पहुंचा। ये सिर्फ एक समुद्री यात्रा का अंत नहीं था, बल्कि ये एक नए युग की शुरुआत थी। भारत की दौलत का दरवाज़ा अब यूरोप के लिए पूरी तरह खुल चुका था, और इसी के साथ शुरू हुई वर्चस्व की एक खतरनाक दौड़। तो चलिए इस दौड़ में जो खिलाड़ी शामिल थे उनसे मिलते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये एक ऐसे खजाने पर कब्जे की लड़ाई थी जो पूरे महाद्वीप की किस्मत बदल सकता था। इस दौड़ में सबसे पहले मैदान में उतरे पुर्तगाली। 1498 में पहुंचते ही वो ये बात समझ गए थे कि भारत को जमीन से नहीं बल्कि समंदर से जीता जा सकता है, और उन्होंने आते ही अपनी नौसैनिक ताकत दिखानी शुरू कर दी। उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी जबरदस्त थी, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया। उनका मकसद जमीन पर कब्जा करना नहीं बल्कि पूरे हिंद महासागर को कंट्रोल करना था। उन्होंने काटाज नाम का एक परमिट सिस्टम बनाया। मतलब अगर किसी को भी इस समंदर से गुजरना है तो पुर्तगालियों को टैक्स देना होगा। एक तरह से कहें तो ये समुद्री दादागिरी थी। पुर्तगालियों के ठीक पीछे पीछे आ पहुंचे डच। उनकी कंपनी वीओसी को इतिहास की पहली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन माना जाता है। जरा सोचिए, एक कंपनी जिसके पास अपनी सेना थी, अपने जहाज थे और यहां तक कि संधियां करने का भी अधिकार था। उनका मेन फोकस तो इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर था, लेकिन भारत के व्यापार पर भी उनकी नजरें गड़ी हुई थीं। और मुनाफा कितना था, ये आंकड़ा देखिए, 400%। जी हां, ये कोई छोटी मोटी कमाई नहीं थी। ये एक ऐसा खजाना था जो देशों को बना और बिगाड़ सकता था। और इसी पैसे के दम पर डच एक ग्लोबल पावर बने, और बहुत जल्द उनकी टक्कर बाकी यूरोपीय ताकतों से होने वाली थी। पर यह दौड़ सिर्फ पुर्तगालियों और डचों तक ही सीमित नहीं थी। जल्द ही दो और बड़े खिलाड़ी इस अखाड़े में कूद पड़े, और इन्होंने भारत के तटों को एक जंग के मैदान में तब्दील कर दिया। और फिर एंट्री होती है अंग्रेजों की। साल 1600 में बनी उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्ट्रैटेजी कहीं ज्यादा चालाक थी। उन्होंने आते ही लड़ने भिड़ने की बजाय पहले व्यापार पर फोकस किया, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे अपनी जमीन तैयार की, ताकि सही वक्त आने पर वो एक बड़ी छलांग लगा सकें। यहां दोनों की सोच का फर्क साफ साफ दिखता है। एक तरफ पुर्तगाली थे जो समंदर के राजा बनना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने मुगल बादशाहों से फरमान यानी इजाजत लेकर जमीन पर अपनी फैक्ट्रियां और किले बनाए। वो समझ गए थे कि असली ताकत जमीन पर कब्जे से आएगी, और उन्होंने धर्म के मामले में दखल देने की बजाय सिर्फ व्यापार पर ध्यान देकर स्थानीय शासकों का भरोसा जीतने की कोशिश की। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान का ये कथन उस समय के भारतीय शासकों और यूरोपीय कंपनियों के बीच के रिश्ते को बहुत खूबसूरती से बताता है। वो कहते थे कि ये कंपनियां मधुमक्खियों की तरह हैं, अगर न छेड़ो तो शहद देंगी, लेकिन अगर छेड़ दिया तो डंक मार मार कर जान ले लेंगी। और आखिर में मैदान में उतरे फ्रांसीसी। उनकी कंपनी 1664 में बनी, और इसका एक ही मकसद था, भारत में अंग्रेजों को पछाड़ना। ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं थी, बल्कि फ्रांस की सरकार का सीधा प्रोजेक्ट थी। और उनके गवर्नर डुप्ले के इरादे सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थे, वो तो भारत में एक फ्रांसीसी साम्राज्य बनाना चाहते थे। तो अब स्टेज पूरी तरह से सेट था भारत में वर्चस्व के फाइनल मुकाबले के लिए। एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरी तरफ फ्रांसीसी, और इस लड़ाई का नतीजा ही भारत का भविष्य तय करने वाला था। ये लड़ाई दक्षिण भारत में लड़ी गई, जिसे हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं। असल में ये प्रॉक्सी वॉर थे, मतलब कठपुतलियों का खेल। अंग्रेज एक भारतीय नवाब का साथ देते तो फ्रांसीसी उसके दुश्मन का। लड़ तो भारतीय सैनिक रहे थे, लेकिन खेल यूरोप की दो महाशक्तियां खेल रही थी।
लेकिन असली टर्निंग पॉइंट, वो एक लड़ाई जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया, वो थी 1757 की प्लासी की लड़ाई। ये एक ऐसी जंग थी जिसने सब कुछ बदल दिया। यहां एक छोटी सी ब्रिटिश सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की बहुत बड़ी सेना को हरा दिया। तो सवाल यह है कि अंग्रेज ये लड़ाई जीते कैसे? सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि धोखे से। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच दिया। लड़ाई के दिन मीर जाफर अपनी विशाल सेना के साथ बस खड़ा तमाशा देखता रहा। यह इतिहास के सबसे बड़े विश्वासघातों में से एक था, और इसके इनाम में अंग्रेजों को मिला बंगाल का पूरा खजाना। अब देखिए, अंग्रेजों के इस उभार की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, और वो है मुगल साम्राज्य का पतन। एक तरफ एक नई शक्ति उग रही थी, तो दूसरी तरफ भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य किसी पुराने पेड़ की तरह अंदर से खोखला हो रहा था। तो मुगल साम्राज्य बिखर क्यों रहा था? असल में इसके पीछे कई वजहें थीं। औरंगजेब की नीतियों ने कई विद्रोह खड़े कर दिए थे, उनके बाद के बादशाह कमजोर थे और दरबारी आपस में ही लड़ रहे थे। ऊपर से जागीरदारी संकट जैसी आर्थिक समस्याओं ने, मतलब जमींदारों को देने के लिए उपजाऊ जमीन की कमी ने, पूरे सिस्टम को तोड़ दिया था। इस पूरे केओस ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। तो इस पूरे घमासान का, इस टकराव का नतीजा क्या निकला? भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम हम आज भी महसूस करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जो कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, अब वो भारत पर राज कर रही थी। व्यापारियों का एक समूह अब एक साम्राज्य का मालिक बन चुका था। ये इतिहास के सबसे असाधारण बदलावों में से एक था। और इस सत्ता के उलटफेर को समझने के लिए बस एक तथ्य ही काफी है। 1803 आते आते दिल्ली में बैठे मुगल सम्राट ब्रिटिश संरक्षण में जी रहे थे और कंपनी से पेंशन ले रहे थे। जो कभी शासक थे, वो अब आश्रित हो चुके थे। और हम इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। क्या भारत में ब्रिटिश राज का आना तय था, या ये सिर्फ सही समय पर सही जगह होने, यूरोपीय महत्वाकांक्षा और भारतीय फूट का एक नतीजा था? इतिहास कभी कभी बस कुछ किरदारों और कुछ फैसलों का ही तो खेल होता है। सोचने वाली बात है ना?